Please subscribe my channel. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूट्यूब के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। और मैं सीताराम सैनी लेकर के आया हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन सिस्टम। इसमें हम आज पढ़ेंगे नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आइए सबसे पहले हम बात करें कि मानव में जनन किस प्रकार का पाया जाता है। तो मानव में जो जनन है वो लैंगिक जनन पाया जाता है। जीवों में जनन कई प्रकार के होते हैं। पिछली कक्षा में आपने अध्ययन किया होगा, जैसे कि लैंगिक है, अलैंगिक है, कायिक जनन है। तो यहाँ मानव में केवल एक ही प्रकार का जनन पाया जाता है, वह है लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन से तात्पर्य वह जनन है जिसमें दो विपरीत लिंगों के जीव भाग लेते हैं, अर्थात मेल और फीमेल, नर और मादा। अब है कि लिंगों के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटते हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी। जिन जीवों के शरीर में मात्र एक ही लिंग होता है उसको हम एक लिंगी कहते हैं। जैसे कि मनुष्य हैं, एक प्राणी में केवल एक ही लिंग होता है। और द्विलिंगी से तात्पर्य है वे जीव जिनके शरीर में दोनों लिंग पाए जाते हैं, उसको हम द्विलिंगी कहते हैं। जैसे कि केंचुआ है, अर्थवर्म। तो इस प्रकार से लिंगों के आधार पर इनको वर्ण विभेद करते हैं। अब आती परिभाषा कि जनन किसे कहते हैं, प्रोडक्शन क्या है। तो किसी भी सजीव के द्वारा, किसी भी जीव के द्वारा अपने समान संतान की उत्पत्ति करना जनन कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। देखा होगा आपने, सभी प्राणी अपने जैसे संतान का निर्माण करते हैं। जैसे वर्षा ऋतु में इसमें आप देखते हैं कि बहुत सारे पेड़ों के नीचे छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। तो वो पौधों का जो निर्माण हो रहा है वो एक जनन की विधि के द्वारा हो रहा है। उसी प्रकार सभी जीवों के अंदर क्या होता है, जनन होता है। देखिए परिभाषा में बताएगी आपको कि अपने समान संतान की उत्पत्ति करना जनन कहलाता है। और मानव में क्या है, लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक से तात्पर्य यहाँ पर लिंग प्लस यानी नर और मादा दोनों की आवश्यकता इसमें होती है। अब इसमें देखिए शुक्राणु, स्पर्म और अंडाणु के निषेचन से युग्मनज बनता है, या युग्मनज का निर्माण होता है। शुक्राणु और अंडाणु इन दोनों का संलयन जहां पर होता है उस स्थान को हम अंडवाहिनी कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। और निषेचन की होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। या प्रश्न यहां से बन जाता है कि निषेचन किसे कहते हैं। तो अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाती है। और निषेचन होने के बाद उन दोनों कोशिकाओं के मिलने से बनी हुई संरचना को हम युग्मनज या जाइगोट के नाम से जानते हैं। और यही बारंबार विभाजन के द्वारा भ्रूण व शिशु का निर्माण करता है। या देखिए एक आयु को समझते हैं, ये मेल और ये है फीमेल, मादा, नर और मादा। नर में क्या बनते हैं, शुक्राणु। कहाँ बनते हैं, वृषण में, ये हम पढ़ेंगे भी। और मादा में क्या बनते हैं, अंडाणु। ये कहाँ बनते हैं, अंडाशय। दोनों प्राथमिक लैंगिक अंग है, वृषण और अंडाशय। तो इन दोनों के द्वारा नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण किया जाता है। मैथुन क्रिया के द्वारा जब नर के द्वारा शुक्राणु मादा के शरीर में छोड़े जाते हैं तो वहां पर ये शुक्राणु अंडाणु से क्या करता है, संलयन करता है अंडवाहिनी में, फैलोपियन ट्यूब में। और संलयन की क्रिया को हम क्या कहते हैं, पढ़ा था हमने, निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के द्वारा ये दोनों कोशिकाएं मिलकर के एक कोशिका बनाती है, जिसको हम द्विगुणित कोशिका या द्विकेंद्रकी कोशिका, जाइगोट या युग्मनज के नाम से जानते हैं। और यही युग्मनज बारंबार विभाजन करके भ्रूण का निर्माण करता है, एम्ब्रियो का निर्माण करता है। और उसके बाद फिर आगे चल करके उसी भ्रूण से एक शिशु का निर्माण होता है। तो ये तो एक प्रोसेस था जिसमें लैंगिक जनन किस
प्रकार से संपन्न होता है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, नर जनन तंत्र। ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये नर जनन तंत्र का चित्र है। इसमें सबसे पहले बात करें हम, ये मानव का सूक्ष्म है स्पेनिश के अंदर ये बीच वाला जो मार्ग दिखाई दे रहा है आपको मूत्र मार्ग के नाम से जानते हैं, यूरेथ्रा जिसको कहते हैं। नीचे वाला जो भाग है शिशुमुख कहलाता है। और यहाँ पर देखिए ये वृषण है, टेस्टिस है, नीचे है वृषणकोश स्कॉट्रम, वृषण के ऊपर है अधिवृषण ग्रंथि एपिडाइमिस। फिर देखिए ये पीछे की ओर आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं रेक्टम मलाशय, ये पाचन तंत्र से संबंधित है। इसके अलावा देखिए वृषण कोश से या वृषण से निकलने वाली दो नलिकाएं जा रही है, इसको बोलते हैं शुक्रवाहिनियां, वेस डिफरेंस शुक्रवाहिनियां। के बाद यहाँ देखिए शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल्स, और फिर यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड है, और ये अपना यूरिनरी ब्लैडर है, मूत्राशय है। तो इन सभी अंगों को अपन एक आरेख के द्वारा समझेंगे। देखिए नर जनन अंगों को प्राथमिक व द्वितीयक लैंगिक अंगों में बांटा गया है। यानी तो ये जनन तंत्र में आपको जो अंग दिखाई दे रहे हैं, इन सभी अंगों को दो पार्ट में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। एक तो है प्राथमिक लैंगिक अंग और दूसरा है द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राथमिक बोले तो प्राइमरी प्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और ये है अपने सेकेंडरी प्रोडक्टिव ऑर्गन्स। देखिए प्राथमिक लैंगिक अंग किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा भी आपसे पूछी जा सकती है, या प्राथमिक लैंगिक अंग क्या कार्य करता है और किसे कहते हैं। तो प्राथमिक लैंगिक अंग किसे कहते हैं, वृषण को कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो इसकी परिभाषा में आप बताएंगे कि वृषण के द्वारा नर युग्मक कोशिका जो शुक्राणु है, स्पर्म है, उसका निर्माण किया जाता है। प्राथमिक लैंगिक अंग नर के अंदर जो वृषण है, उसके द्वारा नर युग्मक कोशिका जो शुक्राणु है, स्पर्म है, उसका निर्माण किया जाता है। और साथ में गौण लैंगिक लक्षणों के निर्धारण के लिए एक हार्मोन निकलता है, वह है टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन। दो काम इस अंग के द्वारा किए जाते हैं, एक तो नर युग्मक शुक्राणु, दूसरा है नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन। तो ये दो काम इसके द्वारा किए जाते हैं, जिसको हम टेस्टिस या वृषण के नाम से जानते हैं, और उसी को कहते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग। प्रश्न आपसे पूछने जाएंगे प्राथमिक लैंगिक अंग किसे कहते हैं, तो ये दोनों बात आप बताएंगे कि नर में स्थित वह अंग जो कि नर युग्मक शुक्राणु और नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करता है। तो ये आते हैं अपने प्राथमिक लैंगिक अंग में। ये मैंने एक बात बताई, प्राथमिक लैंगिक अंग में जो टेस्टोस्टेरोन है, ये क्या काम करता है, तो ये करता है गौण लैंगिक लक्षणों का निर्धारण। किशोर अवस्था के प्रारंभ में लड़कों में जो लड़कों के लक्षण आते हैं, उनको बोलते हैं गौण लैंगिक लक्षण। आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का आना, लैंगिक अंगों का परिपक्व होना, ये सब इसी हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। और ये कहाँ से निकलते हैं, वृषण से निकलते हैं। और देखिए उसमें चित्र में आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो ये वृषण आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिसको अपन टेस्टिस कहते हैं, और वृषण कोश में लटके हुए रहते हैं। ये वृषण है या वृषण कोश हमारे शरीर से बाहर एक वृषण कोश में एक संरचना में लटके हुए रहते हैं। बाहर की ओर क्यों होते हैं, तो इसके पीछे कारण है कि वृषण में जो शुक्राणु बनते हैं, जो स्पर्म बनते हैं, उन स्पर्म को हमारे शरीर से कम तापमान की आवश्यकता होती है बनने के लिए। यानी जो शुक्राणु बन रहे हैं, उनका निर्माण करने के लिए हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, उससे कम तापमान की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारे जो वृषण या वृषण कोश होते हैं, ये हमारे शरीर से बाहर स्थित होते हैं। तो इसमें इन शुक्राणुओं का निर्माण किया जाता है। और हार्मोन जो आपको ये एपिडाइमिस अधिवृषण ग्रंथि आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से इन हार्मोनों का भी स्रावन किया जाता है, जो विभिन्न भागों तक पहुंच करके अपना कार्य संपन्न करते हैं। देखिए सेकंड है द्वितीयक लैंगिक अंग, सेकेंडरी प्रोडक्टिव ऑर्गन्स।
इस प्रथम अंग के अलावा या प्राथमिक अंग वृषण के अलावा जो भी अंग जनन में सहायता करते हैं उन सभी अंगों को हम सेकेंडरी प्रोडक्टिव ऑर्गन्स के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से अंग हैं। तो देखिए, इसको छोड़ दीजिए आप, वृषण को। वृषण कोश यहाँ पर बचा है, मूत्र मार्ग यहाँ पर बचा हुआ है, शिश्न है यहाँ पर है, शुक्रवाहिनी है और मूत्राशय नहीं आने क्योंकि जो मूत्र का एकत्रण करता है। इसके अलावा शुक्राशय है, प्रोस्टेट ग्रंथि है। तो ये सब क्या है, द्वितीयक लैंगिक अंग हैं जो जनन में वृषण के साथ सहायता करते हैं। एक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है वृषण कोश। तो हमने इसके बारे में जाना कि वृषण कोश में है वो वृषण स्थित होते हैं और यह इनको एक सुरक्षा के रूप में कार्य करता है और कुछ हार्मोन्स जो यहाँ पर बनते हैं उनको एकत्रित करके भी रखता है। आगे देखिए शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी में डिफरेंस, वृषण में जो शुक्राणु बनते हैं, जो स्पर्म बनते हैं, उन शुक्राणुओं को यहाँ से ये शुक्रवाहिनी कहाँ ले जाती है, शुक्राशय तक ले जाती है। इनकी संख्या 2 होती है, 2 नलिकाएं, या जोड़ी बोले तो एक जोड़ी और 2 नलिकाएं शुक्रवाहिनी की होती है जो वृषण से कहाँ जाती है, शुक्राशय में जाती है, सेमिनल वेसिकल्स में जाती है। तो यहाँ से जब शुक्राणु बनते रहते हैं तो लगातार इन शुक्रवाहिनी के द्वारा शुक्राशय में जाकर उनको छोड़ दिया जाता है। ये काम किसका होता है, तो शुक्रवाहिनी का होता है। इसके बाद देखिए शुक्राशय। ये शुक्राशय, इसका नाम ही शुक्र प्लस आशय है, यानी वह स्थान जहाँ पर शुक्राणु जाकर के इकट्ठे हो जाते हैं उसको कहते हैं शुक्राशय। इस प्रकार से मलाशय है, पित्ताशय है, आमाशय है, ठीक है। ऐसे तो शुक्राशय में शुक्राणु जाकर के इकट्ठे होते रहते हैं। फिर इसके बाद ये शुक्राशय एक नलिका के द्वारा आगे जाकर जुड़ता है यहाँ पर, जिसको हम प्रोस्टेट ग्रंथि के नाम से जानते हैं। यहाँ से जो शुक्राणु इकट्ठे रहते हैं, जब मैथुन क्रिया के द्वारा या संभोग क्रिया के द्वारा ये शुक्राणु जब यहाँ से छोड़े जाते हैं तो उस समय ये शुक्राशय इन शुक्राणुओं में क्या करता है, एक क्षारीय बेसिक प्रकृति का एक द्रव से छोड़ता है। इसमें शुक्राणु के अंदर, यानी यहाँ जो शुक्राणु है क्या है, शुक्राणु। इन शुक्राणु के अंदर क्या मिलाता है, क्षारीय द्रव मिलाता है। क्षारीय द्रव जानते हैं, इसका पीएच मान क्या होता हो, 7 से अधिक होता हो। बेसिक प्रकृति का द्रव है। इस द्रव में क्या क्या होता है, तो इस द्रव में देखिए पानी होता है अधिक मात्रा में और फ्रुक्टोज होता है और विटामिन सी पाया जाता है। जो शुक्राशय के द्वारा द्रव छोड़ता जाता है उसमें पानी है, फ्रुक्टोज, विटामिन सी है और इन दोनों के मिलने से ये क्या बन जाता है भाई, ये वीर्य बन जाता है, ये सीमन बन जाता है। इससे पहले हम केवल उसको शुक्राणु बोलेंगे और इस सारे द्रव के मिलने के बाद हम इस पदार्थ को क्या बोलते हैं, वीर्य या सीमन के नाम से जानते हैं। और देखिए ये जो शारीरिक प्रकृति का जो पदार्थ है वो इसको कुछ गति कराने के लिए ऊर्जा भी प्रदान करता है। फिर यहाँ से देखिए ये प्रोस्टेट ग्रंथि के पास में जाता है और प्रोस्टेट ग्रंथि और ये यहाँ पर ये जो मूत्रवाहिनी है या फिर जो मूत्र नलिका है, ये दोनों मिलकर के एक नलिका बनाती है। तो इसके नीचे ये प्रोस्टेट ग्रंथि है। प्रोस्टेट ग्रंथि भी जनन में सहायता करने वाले द्वितीयक अंग के रूप में कार्य करती है। ये प्रोस्टेट ग्रंथि भी एक सफेद रंग का स्राव छोड़ती है। क्या करती है, सफेद रंग का स्राव छोड़ती है। सफेद श्राव का ही श्रावण करती है। ये सफेद रंग का स्राव क्या करता है कि यहाँ से जो शुक्राणु इसमें प्रवेश करते हैं, उन शुक्राणु को जब ये शरीर से बाहर निकल करके जाएंगे, मादा के शरीर में जाएंगे, तो वहां तक उनको पहुंचने के लिए आवश्यक ऊर्जा या आवश्यक गति के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होती है वो ऊर्जा इस प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा छोड़े गए स्राव के द्वारा उन शुक्राणु को दी जाती है। समझ में आ गया होगा। यानी जो शुक्राणु या जो वीर्य यहाँ से जाएंगे और उस वीर्य में जो शुक्राणु है उन शुक्राणुओं को अंडाणु तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वह ऊर्जा उस प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा छोड़े गए स्राव से उसको प्राप्त होती है। आगे देखिए स्खलन वाहिनी के द्वारा ये वीर्य या जो शुक्राणु के साथ मिले हुए हैं वो इस मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बहिक्षेपित कर दिया जाता है मादा के शरीर में, मिथुन क्रिया के द्वारा।
और देखिए इसके अलावा और क्या काम होता है, स्खलन वाहिनी जब काम नहीं करती है उस समय ये जो नलिका है ये मूत्र के विसर्जन का काम करती है। यानी यहाँ मूत्राशय जो बना है यूरिनरी ब्लैडर, उसके पिचकने से ऐच्छिक क्रिया के द्वारा इसी नलिका से मूत्र का विसर्जन किया जाता है। यानी दोनों नलिकाएं वो एक ही है, लेकिन एक बार में एक ही कार्य होता है। स्खलन वाहिनी की जब काम करता है, स्खलन जब होता है तो वीर्य का परिवहन करता है, और जब मूत्र का विसर्जन होता है तो मूत्र का परिवहन करता है। आगे देखिए मूत्र मार्ग हो गया, शिश्न है ये जिसको बोलते हैं, तो शिश्न यहाँ पर प्रमुख अंग के रूप में कार्य करता है, और यह सामान्य अवस्था में है वो शिथिल अवस्था में रहता है और केवल मूत्र के विसर्जन में काम करता है। लेकिन मैथुन क्रिया के समय यह उत्थानशील होकर के स्पर्म को, शुक्राणु को बाधा के शरीर में मैथुन क्रिया के द्वारा अंदर भेजने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से क्या था, नरजनन तंत्र था। ये दो पार्ट आपको समझ में आया गए होंगे कि नरजनन तंत्र के अंगों को हम दो भागों में बांटते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग में कौन आता है मित्रों, वो आता हमारा वृषण आता है, टेस्टिस आती है, जिसमें से दो कार्य होते हैं, एक तो है नरयुग्मक शुक्राणु का निर्माण करना, और दूसरा क्या है वहां पर टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्रावन करना, जिसके द्वारा नर में उसके गौण लैंगिक लक्षण है वो दिखाई देते हैं। और दूसरा जो द्वितीयक लैंगिक अंग है उसमें क्या क्या आते हैं, तो उसके अलावा जो बचे हुए हैं जैसे कि वृषण कोश है, शुक्र वाहिनियां हैं, शुक्राशय है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, मूत्र मार्ग है, शिश्न है, ये सभी किसमें आते हैं, द्वितीयक लैंगिक अंग में। और इन सभी के बारे में एक करके हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से बहुत सारे परीक्षण को जान चुके हैं, जैसे कि निषेचन किसे कहते हैं भी हम जान चुके हैं कि अंडाणु शुक्राणु का मिलना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। और ये कहाँ होता है, ये फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी के अंदर संपन्न होता है। उन दोनों के निषेचन से बनने वाली संरचना का नाम क्या है, युग्मनज है, जाइगोट है, और इसी जाइगोट के बारंबार विभाजन से भ्रूण और शिशु का निर्माण होता है। और मानव जनन कौन सा होता है, लैंगिक होता है। मानव कैसा होता है, एक लिंगी होता है। तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मादा जनन तंत्र, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई शिकायत या कोई समस्या आपको हो तो उसके लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं इसका आपको जवाब दूंगा। और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।